आज़ाद कश्मीर कानून सद असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है और गिनती शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर और तहरीक-ए-इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के दरमियान मुकाबला है। मज़ीद जानेंगे, सफ़ीर रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीर रज़ा, बताइएगा पोलिंग का अमल कहाँ तक पहुँचा? जी, अब से कुछ देर पहले बताया गया है कि पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब ऐवान में गिनती की जा रही है वोटों की और बहुत जल्द ही ये फैसला सुनाया जाएगा। ये सामने आ जाएगा कि वज़ारत उज़्मा का ताज इस शख्सियत के सर सजता है। फेवरेट तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी हैं, जिनको ऐवान में पार्टी नशिस्तों के एतबार से बरतरी हासिल है और 32 नशिस्तें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के पास मौजूद हैं। इसका वाज़ेह तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, वो वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में कामयाब करार पाएंगे। जी ठीक है, पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। बहुत शुक्रिया सफ़ीर रज़ा आपका। तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद किए गए वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं कौन, उनका हल्का इंतखाब कौन सा है और क्या वज़ीर-ए-आज़म उनके नाम से पहले से वाकिफ थे, ये सब इस रिपोर्ट में देखिए। नियाज़ी हम कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सरप्राइज वज़ीर-ए-आज़म, आप भी हो गए ना सरप्राइज। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए तहरीक इंसाफ ने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के नाम का ऐलान तो किया, लेकिन ये आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को नहीं जानते थे, जिसका बरमला इजहार इमरान खान ने उनके हलके में जलसे के दौरान भी किया। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हम कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी LA-18 पूंछ अब्बासपुर से तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए थे। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी 2 साल कबल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले पोलिंग हुई और वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हुआ, जिसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। आपको ये खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे, सफ़ीर रज़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीर रज़ा, बताइएगा, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले सेक्रेटरी असम्बली ने ये फैसला, ये जो वोटों की गिनती हुई है वो पढ़कर सुनाया है। उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वज़ारत उज़्मा के लिए सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, वो 33 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 14वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करार पाए हैं। और जो मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार थे चौधरी लतीफ़ अकबर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो सिर्फ 13 वोट ही हासिल कर सके हैं। जी ठीक है सफ़ीर रज़ा, अच्छा ये बताइएगा ज़रा डिटेल से आज के पोलिंग का अमल बताइएगा। 2 उम्मीदवार थे वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के बारे में ज़रा हमें बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इन्होंने ज्वाइन किया और आज का पोलिंग का अमल किस तरह का रहा? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, वो हल्का LA-18 अब्बासपुर से मुंतखब हुए हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं चौधरी यासीन गुलशन को उन्होंने शिकस्त दी और इस तरह से वो असम्बली मेंबर मुंतखब हुए हैं। इससे पहले वो आज़ाद कश्मीर की जो काबीना है उसमें 2006 में मुंतखब हुए थे MLA, और वो वज़ीर खुराक और उसके बाद वज़ीर जेल खाना जात भी रह चुके हैं। जी ठीक है, अच्छा सफ़ीर रज़ा ये बताइएगा, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं, इससे पहले जब नामों की फहरिस्त सामने आई थी वज़ीर-ए-आज़म के लिए, उसमें सरदार अब्दुल मजीद थे और तनवीर इलियास साहब थे, इनका तो नाम ही नहीं था। तो कब इनका नाम वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल किया गया, ज़रा इस बारे भी हमें अपडेट कीजिएगा। जी,
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद खास तौर पर जो सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा था वो रावलाकोट से ही ताल्लुक रखने वाले जो उम्मीदवार हैं असेंबली के मेंबर हैं सरदार तनवीर इलियास खान, जो कि एक बड़े सरमायाकार हैं, उनका नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा था कि वो फेवरेट करार दिए जा रहे थे वजारत उज़्मा के लिए। और जो दूसरे नंबर पर थे वो मुजफ्फराबाद से 11वीं बार वो इलेक्शन लड़ते मुंतखब हुए हैं ख्वाजा फारूक अहमद, उनका नाम भी लिया जा रहा था। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा था कि वो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इस्तेहकाक रखते हैं और वो इखलाकी तौर पर इस बात का हक रखते हैं कि उन्हें आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा का ओहदा मिलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ही गैर मुतवक्को तौर पर आज सुबह ये खबर पहुंची है। खुद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने जब मीडिया से गुफ्तगू की है तो उनका यही कहना था कि हमें भी इस फैसले का पता नहीं था, इल्म नहीं था कि किसको वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया जा रहा है। और ये फैसला पार्टी हाई कमान ने किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने ये फैसला किया है और उन्होंने सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी को वज़ीर आज़म नामजद किया। और अब वो यहाँ पे ऐवान असेंबली में 33 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब करार पाए हैं। जी ठीक है सफीर, आप साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को एक दफ़ा फिर से बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम को 33 वोट मिले हैं, जबकि PTI के सरदार अब्दुल क़य्यूम आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। बहुत शुक्रिया सफ़ीर रज़ा, इस बारे आपने भी हमें आगाह किया। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हिटलर मोदी का हाथ है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एतराफ़ किया कि वो नवाज शरीफ और बानी MQM को वतन वापस नहीं ला सकते। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को मुफाहमत की तरफ आना है। नाअहल अपोजिशन के होते हुए इमरान खान अगले 5 साल भी हुकूमत करेगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है या अल्लाह माफ़ करे जो हिंदुस्तान के नापाक अदारे हैं उसमें हिटलर मोदी की सोचें शामिल हैं। सारी हमारी कौम को ये याद रखना चाहिए कि इस रीजन में हालात जो हैं वो तेज़ी से बदलने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मफाहमत की तरफ बढ़ना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़े चीखते और चिल्लाते थे अपनी असल जगह पे आ गए, कहीं नहीं जा रहा इमरान खान। और आप जैसी नालायक अपोजिशन में तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि अगले 5 साल भी वो लगा देगा। मैं नहीं ला सकता, मैं भी नहीं ला सकता। अगर वो 5 साल नहीं लगा सका तो मुझे तो हुए 6 महीने हैं। तो मैं तो ना नवाज शरीफ को ला सका हूँ ना इल्ताफ हुसैन को ला सका। नून लीग में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का बयानिया एक है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि सियालकोट के इंतखाबात के बाद चीन से मीम निकालने का शोर मचाया जा रहा है। जो लोग मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं उनका बयानिया आइन कानून की बालादस्ती का है। नून में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का एक बयानिया है जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पूरी क़यादत समेत जो लोग वोटर कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं उनका बयानिया आइन और कानून की बालादस्ती का है। उनका बयानिया वोट को इज्जत दो का है। और क्यों 25 जुलाई के बाद और तब ये शोर मचाया जाता है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है सिर्फ उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन चोरी करना होता है। और ये वो लोग शोर मचाते हैं जो इलेक्शन चोर हैं, जो 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारी कर रहे थे AJK में। ये वो लोग हैं जो रोज आइन शिकनी करते हैं। ये वो लोग हैं जो रोज पाकिस्तान की आवाम की जेबों के ऊपर डाका डालते हैं। ये झूठे लुटेरे AT माफियाज मुल्क के ऊपर 3 साल से मुसल्लत हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि अदलिया की ताकत सिर्फ जजेस के पास होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं। अरकान असम्बली को जुडिशरी की ताकत देने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी वजह से इस्तेहकाक बिल पर एतराज़ लगा कर भेजा। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली सुप्रीम और बाइख्तियार इदारा है, उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। गवर्नर पंजाब का कहना था कि स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करेंगे। वो हमारे इत्तेहादी और काबिल एहतराम हैं।
की पावर है, किसी को सज़ा देने की पावर है, वो सिर्फ जजों के पास होनी चाहिए। वो असेंबली के मेंबर्स अगर 6 महीने की सज़ा देंगे तो इससे मैं समझता हूँ कि कुछ मुश्किलात जन्म ले सकती हैं। मेरी अपनी एक राय है, अपनी राय का इजहार जो है राइट थिंग किया है। बाकी जो असेंबली है वो एक सुप्रीम अदारा है, वो असेंबली के मेंबर जाने, उनका काम जाने। स्पीकर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, जो रिजर्वेशन हैं इंशाल्लाह हम उनको सुनेंगे। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दो बदल का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ वज़रा से अलग अलग मुलाकातें की हैं। मुलाकातों के बाद मुख्तलिफ महकमों के वज़रा से कलमदान वापस लेने का फैसला किया गया है। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ वज़रा से अलग अलग मुलाकातें की हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नोहरियो, बताइएगा किस किस वज़रा की वजारत खतरे में है, क्या फ़ैसले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध सरकार ने सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ सूबाई वज़रा, अरकान सिंध असेंबली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से वज़ीर हाउस में मुलाकात की है। मुख्तलिफ रहनुमाओं को पार्टी फैसलों से मुतल्लिक़ एतमाद लिया गया है। इस हवाले से इस वक्त ये फैसला किया गया है कि सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं इस्माइल राहू, उनसे कलमदान वापस लेने का फैसला किया गया है। महकमा आपाशी का कलमदान जो है 16 नंबर ख्याल से वापस लेकर जाम खान शोरों को देने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ सिंध काबीना में दीगर जो मुख्तलिफ अरकान सिंध असेंबली हैं उनको मावन खास के तौर पर शामिल करने का फैसला किया गया है, जिसमें साजिद सिंध जोकियो, लियाकत आसकानी, तंजीला कमरानी, रसूल बख्श चांडियो और दीगर शामिल हैं। इसके साथ साथ मंजूर वसान को सिंध काबीना में मुशीर के तौर पर शामिल करने का फैसला किया गया है। इसके साथ दीगर जो कई ऐसे वज़रा हैं जिनके पास दो महकमे हैं, उनके कलमदान वापस लेने का फैसला किया गया है। इस वक्त भी वज़ीर हाउस में मुलाकात का सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्तलिफ अरकान सिंध असेंबली को काबीना में शामिल करने, मावन खास बनाने के हवाले से मुशावरत की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। करप्शन और मुजरिमाना गफलत पर कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 3 थानेदारों को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया है। बरतरफ होने वालों में न्यू कराची इंडस्ट्रियल, सरजानी टाउन और रिजविया सोसाइटी थानों के साबिक SHO शामिल हैं। सोलत जाफरी से मजीद जानते हैं। सोलत, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आला अफसरान की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आला हुकाम के अहकामात पर 3 SHOs को नौकरी से बरतरफ किया गया है। बरतरफ SHOs में सब इंस्पेक्टर यूनुस खटक, सब इंस्पेक्टर राशिद और सब इंस्पेक्टर फरूख शरियार शामिल है। साबिक SHO न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया यूनुस खटक को करप्शन में मुलविस होने के ऊपर जो है वो नौकरी से बरतरफ किया था। जराए दावा करते हैं कि इनकी जानिब से 30 लाख रुपए मंशियात फरोख्त से लिए गए थे और उसको जो है वो रिहा कर दिया गया था। साबिक SHO सरजानी फरूख शरियार के ऊपर भी जो है करप्शन के इल्जाम आयद किए गए हैं, जबकि साबिक SHO रिजविया के खिलाफ जो है वो गफलत बरतने, पुलिस मुकाबले के दौरान गफलत बरतने के ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है। तीनों SHO साबिक SHOs को जो है वो नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है आला हुकाम के अहकामात पर। जी ठीक है सोलत जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम के बेइंतहा रश के बाद हुकूमत ने वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफे के साथ शहर में मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स को फाल कर दिया है, जिसके बाद शहर की कुल वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 450 हो गई है। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारी आवाम को पहले तो कोरोना की समझ ना आई और लोग जो है वो वैक्सीन लगवाने से कतराते रहे, मगर उसके बाद जब सिम कार्ड ब्लॉक होने या नौकरियां जाने या तनख्वाहें ना मिलने का खौफ हुआ तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच गई, जिसके बाद हमने गुज़िश्ता 3-4 दिनों में देखा कि काफ़ी ज़्यादा वहां पर बदनज़मी भी देखी गई, मगर बहरहाल वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी रहा। जिसके बाद हुकूमत सिंध ने एक अच्छा इक़दाम ये किया कि 114 वैक्सीनेशन सेंटर्स के में से 11 जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे उनको जो है वो 24 घंटे के लिए फ़ाल कर दिया गया, जिसके बाद जो है वो रश में थोड़ी बहुत कमी हमें देखी गई। मगर इसके बाद एक और अच्छा स्टेप ये लिया गया कि मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ाल कर दिए गए। इसके अलावा मुख्तलिफ ग्राउंड जो हैं
उन पर भी काम किया जा रहा है ताकि वहाँ पर आर्जी मराकज़ कायम किए जाएँ वैक्सीनेशन के हवाले से। अब जो है मजमूई तौर पर 114 की जगह तकरीबन 450 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर छोटे बड़े शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 अजला के अंदर हो चुके हैं, जिसमें लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। और अब जो मेन मराकज़ थे वहाँ पर ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान अहमद आपका। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। क्या आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सवाबी, दीरबाला, मंगोरा समेत कई शहरों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। आपको बताएं कि सवाबी, दीरबाला और इस्लामाबाद में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सवाबी, दीरबाला, मंगोरा समेत इस्लामाबाद में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। अनवारुल हक, बताइएगा नौयत क्या थी ज़ल्ज़ले की? जी बिल्कुल, और इलाकों की तरह सवाबी में इस ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। झटके इतने शदीद थे कि सब लोग घरों से और मार्केटों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। इससे पहले भी झटके हुए थे लेकिन वो जरा मामूली नौयत के और ये झटके बहुत ज्यादा थे और जिसकी वजह से लोगों में बहुत खौफ और हरास फैल गया और ज्यादातर लोग जो है ना मार्केटों और घरों से बाहर निकल आए हैं। जी अच्छा अनवारुल हक, बताइएगा ये खैबर पख्तूनख्वा के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए? जी, ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन ज्यादा इलाकों में जिस तरह स्वात, पीर, सतराल और मर्दान, पिशावर, स्वाबी, बहुत से इलाकों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और तकरीबन हर जगह पर लोग झटके इतने शदीद थे कि सब लोग मार्केटों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए थे क्योंकि ज़ल्ज़ले शदीद झटके शदीद थे जिस वजह से काफ़ी खौफ और रास फैल गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवारुल हक आपका। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा समेत इस्लामाबाद में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई है। दीगर खबरें। कराची में गहरे बादलों के आज भी डेरे हैं। ठंडी हवा के बायस मौसम खुशगवार है। शहर कायद में मौसम का यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा, जानते हैं हमारी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची शहर में कई रोज़ से जारी गहरे बादलों का जो राज है वो ताहाल बरकरार है और सुबह सवेरे जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो भी जारी रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का जो हल्की बारिश का सिलसिला है ये आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरीके से जारी रहेगा। कल भी महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह सवेरे और रात के औकात में जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का इस वक्त दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठंडी समंदरी हवाएं जो है वो चल रही हैं और महकमा मौसमियात का बताना है कि दोपहर के औकात में ये हवाओं का जो सिलसिला है इसकी रफ्तार और ज़्यादा मज़ीद तेज़ हो सकती है। तो शहरी जो है वो थोड़ा हवा के हवाले से एहतियात करें और दिन और रात के औकात में हल्की बारिश भी हो सकती है, जबकि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो। बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहें 24 न्यूज़।